जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, यू वर द वन मैनेजिंग इट वहाँ पे। क्या थॉट प्रोसेस था, क्या चल रहा था उसमें? हार्ड लाइंस खींची हुई हैं दोनों तरफ। एक साइड ये चाहती है, दूसरी साइड कुछ और चाहती है। ये था कि भाई अपने जिले में किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देना है, दंगे नहीं होने देना है। तो मैं 10 दिन 10 रात सोया ही नहीं था, लगातार 240 आवर्स आई डिड नॉट स्लीप। जब वो यूनिफॉर्म में किसी को देखते हैं, उनके लिए वो सरकार है। तो ऐसा कभी हुआ कि वो इतने इंटिमिडेट हो गए? कुछ लोगों के लिए वही सरकार होती है, वो सच है। कभी कभी पब्लिक जो है ये सोच लेती है कि भाई वो इंटिमिडेशन वाली जो बात आपने कही जी। पर मैंने अपनी सर्विस में होने ही नहीं दिया। जब आप ऐसे हार्ड कोर क्रिमिनल, जिन्हें चार्ज शीटर्स बोला जाता है, जो हीनियस क्राइम्स करते हैं, क्या रहती है इनकी साइकोलॉजी, कैसे ये सोचते हैं? अशोक सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इट्स अ ग्रेट प्लेजर कि मैं आज आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन कर पा रहा हूँ। आपके बारे में जितना पढ़ा, जितना जाना, चाहे वो एज अ स्टोरी आपकी एज एन आईपीएस हो या फिर जो बुक्स आपने लिखी हो, और अभी जो मैं आपके साथ लिटरेचर के बारे में बात कर रहा था, इट्स रियली अ ग्रेट प्लेजर हैविंग सच अ वाइड पर्सोना विद यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू आफ्ताब। जी सर। सर, मैं ना स्टार्टिंग इसका थोड़ा सा ऐसे रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको स्टार्टिंग में थोड़ा आईपीएस बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज्ड लगता था, और ख़ुद भी एक शायद से अगर ये करियर मेरे को नहीं रखता तो मैं शायद यूपीएससी में बहुत ज़ोरों शोरों से ट्राई करता। जब आजकल आप देखते हैं एक आईपीएस की इमेज, वो गाड़ियाँ हैं, आपके स्टार्स हैं, यूनिफॉर्म का एक अपना एक अलग सा ऑरा है। आप उन सारी चीज़ों से अब आगे बढ़ के बहुत, आपने पहले तो उस पे अपना सबसे ज़्यादा टॉप टियर अचीव कर लिया जो डीजीपी आपकी रैंक है, उसके बाद आप अलग चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, आप क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपने बुक्स लिखी, आप स्पोर्ट्स की नीश में इतना कुछ कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी, इसके बाद जब आप वो सारा देखते हैं, वो जो आप बचपन में जो आप ऐसे रहे होगे एकदम पैशनेट से, जिसे बस वर्दी का शौक था या ऐसे, कैसे देखते हैं आप अपने पास्ट को? देखिए, पास्ट को अधिकांश लोग पुलिस को बड़ी तामझाम वाली, गाड़ी घोड़े वाली सर्विस मानते हैं कि दुनिया भर के गाड़ी घोड़ा होगा, गनर होंगे, वेपन्स की पावर होगी। मतलब उसको पावर और स्टेटस के एंगल से देखते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल इन सोसाइटी। परंतु मैंने इसको उस रूप में कभी नहीं देखा। मैंने उसको ये इस रूप में लिया है कि ये जो दिया है सरकार ने, चाहे वो गाड़ी घोड़ा है, चाहे वो वेपन्स हैं, चाहे वो कानून की पावर है, ठीक है ना। मैं इसको ट्रिपल पावर बोलता हूँ, ट्रिपल पावर ऑफ पुलिस। नॉर्मली हर विभाग में एक पावर रहती है सरकार की, हर डिपार्टमेंट को, बट पुलिस में क्या है ना, दो एक्स्ट्रा पावर है। वन इज़ द पावर ऑफ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म के साथ आपका गाड़ी घोड़ा तामझाम। दूसरा फिर आपके पास पावर ऑफ वेपन्स, यू हैव द वेपन्स इवन इंक्लूडिंग AK-47, which can save hundreds of lives and which can also take life, right? 100%. So and तीसरा जो है we have the power of law. हमको जो देश का कानून है वो इम्प्लीमेंट करना है। FIR दर्ज होगी कि नहीं होगी, अरेस्ट होगी कि नहीं होगी, ये सब पुलिस ऑफिसर को डिसाइड करना है। तो तीनों इतनी बड़ी पावर हैं, इतनी वाइड रेंजिंग पावर्स हैं, परंतु ये पावर क्यों दी गई है मुझे? इसलिए दी गई ना, मैं लोगों की हेल्प करूं, विक्टिम की हेल्प करूं, क्रिमिनल के अगेंस्ट एक्शन लूं, ठीक है। तो उस रूप में मुझे ये सर्विस हमेशा से टॉप सर्विस लगी है कि आईपीएस जो है या पुलिस सर्विस आपको बहुत से पीड़ितों की हेल्प करने की अनलिमिटेड ऑप्शंस देती है, मतलब मौके देती है, अवसर देती है। वही मैंने पूरी सर्विस में इसके साथ किया है। और आपकी पहली प्रेफरेंस भी आईपीएस थी? मेरी पहली प्रेफरेंस आईपीएस नहीं थी उस टाइम, किंतु जैसे सर्विस में आने के बाद मुझे लगा कि मैं सबसे बढ़िया सर्विस में आऊँ जो मेरे दिल के करीब है। और जब आप अपने एज ए यंग ऑफिसर खुद को अभी देखते हैं, तो क्या लगता है कि क्या उस टाइम क्या चेंज था, और आज के टाइम में जब आप अब सब कुछ देख चुके हैं, आप वो जर्नी एक देख लिया आपने, क्या डिफरेंस लगता है आपको? देखिए, डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा नहीं है। जो सर्विस में एंटर कर रहा होता है वो, उसके आने के दो ही बड़े कारण होते हैं। बहुत से लोग इसके सर्विस के ग्लैमर से आते हैं, जैसे मैंने बोला, पावर है, तामझाम है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। और बहुत से लोग सेवा भाव से आते हैं। वो तब भी वही था, आज भी वही है।
ठीक है। ये सर्विस बहुत डिमांडिंग है। ये मैंने ज़रूर देखा है कि धीरे धीरे जो करंट जो फेज आ रहा है सोसाइटी का, उसमें वर्क लाइफ बैलेंस की बातें ज़्यादा होने लगी हैं। आज का यूथ जो है वीकेंड चाहता है, आज का यूथ जो है थोड़ा ब्रेक चाहता है। नॉर्मली आईपीएस में नहीं है वो सर्विस में। अगर आप फील्ड में हैं तो चीज़ से 24/7 आवर्स जॉब, और वीकेंड्स पे भी क्रिमिनल तो रुकता नहीं है, वो तो सैटरडे संडे देखता नहीं है। तो इसलिए ये बहुत डिमांडिंग जॉब है उस एंगल से देखा जाए तो, बट सेटिस्फाइंग भी बहुत है। हाँ, अब मैं आपका जब करियर ग्राफ देख रहा था तो आपके स्टार्टिंग में आप इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी थे एज एएसपी, और वहाँ पे आप उस टाइम पे थे जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था। तो जब ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसमें आपको पता है कि रिलीजन इन्वॉल्व है, लोगों की भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, तो एक आईपीएस भी एक ह्यूमन बीइंग ही, अंदर उनके भी अपने थॉट प्रोसेसेस हो गए, और कंसिडरिंग कि आप उस टाइम यंग थे, आप भी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे कि इस करियर में कैसे काम करती है। जब आपने वो सारा इंसिडेंट देखा एंड यू वर द वन मैनेजिंग इट वहाँ पे, एक्चुअली अ बिग पार्ट ऑफ इट और अ फ्रैक्शन देयर, जब आप उन चीज़ों को देख रहे थे, क्या थॉट प्रोसेस था, क्या चल रहा था उस वक्त? उस वक्त यही था कि ये देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, और इससे मतलब हार्ड लाइंस खींची हुई हैं दोनों तरफ। एक साइड ये चाहती है, दूसरी साइड कुछ और चाहती है। और बीइंग इन पुलिस, बीइंग no, I was not head of the district that time. I was ASP, new in service, so third or fourth in the command structure of the district in police. So ये था कि भाई अपने ज़िले में किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देना है, दंगे नहीं होने देना है, क्योंकि जगह जगह दंगे हुए आपको पता है जी। तो ये मन में एक वो था कि भाई कुछ भी करके हमको शांति व्यवस्था बनाए रखनी है और शहर को जलने से बचाना है, क्योंकि लोगों की फीलिंग्स थी और हार्ड फीलिंग्स थी, आपको पता ही है। और उसके बाद जो है कई शहरों में दंगे हुए भी, इंक्लूडिंग मुंबई जी। तो उस वक्त आप खुद को कैसे कंट्रोल करते कि आपके भी तो कुछ थॉट्स हो गए, आपकी भी कुछ आइडियोलॉजीज होगी जो कि हो सकता है कि आपको उस वक्त फोर्स कर रही हो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली कि ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, क्योंकि आप वर्दी के दायरे में हैं, आपको मेंटेन करना पड़ता होगा, बट वो कैसे काम करता है? देखिए, एक तो खाकी वर्दी पहन लेते हैं ना, वो यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान। तो उसी दिन से हम अपनी फोर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि भाई आप लोग जो है ना, हमारे सब हम लोग एक हैं। आज के बाद हम खाकी हो गए, हमें अपनी जाति धर्म ये सब भूल करके जो है ना एक समान एक फोर्स, पुलिस फोर्स हो गए, नंबर 1। नंबर 2, हम कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हैं जब पास आउट होते हैं कि देश के संविधान की रक्षा करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग तो कानून से बंधे हुए होते हैं और वही करते हैं जो कानूनन सही है। तो व्यक्तिगत फीलिंग्स आती हैं बीच में, जरूर आती हैं लोगों की, पर मेरे हिसाब से जैसे जिसको धर्मा कहते हैं हम लोग, जो अगर आप हमारी इंडियन ट्रेडिशन में जो धर्मा शब्द है, वो बेसिकली ड्यूटी के लिए यूज हुआ है, कर्तव्य के लिए यूज हुआ है। आप देखेंगे बाद में उसका मीनिंग चेंज हुआ है। स्टार्टिंग की जितनी भी आप स्क्रिप्चर उठा लीजिए इंडियन, उसमें हर जगह धर्म का मतलब है ड्यूटी। महाभारत में देखेंगे तो अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं कि मेरी ड्यूटी क्या थी वहाँ पे, ठीक है। तो वो कर्तव्य पालन जो है ना, वो सर्वोपरि है। और मेरा धर्म क्या है उस मौके पे, कि मुझे शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, मुझे जो है किसी भी हालत में दंगे नहीं होने देने हैं, मुझे लाइफ प्रोटेक्ट करना है, हर किसी का लाइफ प्रोटेक्ट करना है। ये नहीं है कि मुझे एक कम्युनिटी का लाइफ प्रोटेक्ट करना है, दूसरी का करना है। सो ये मेरे विचार से ये फीलिंग हम लोगों पे टेक ओवर करती है जी। एक अच्छा पुलिस ऑफिसर की यही ट्रेनिंग है, क्योंकि उस टाइम में मेरा धर्म यही है कि मैं शांति व्यवस्था बनाए रखूं और हर किसी की लाइफ की रक्षा करूं। इवन आप एसएसपी हरिद्वार भी थे जी, और हरिद्वार में भी कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं रिसेंट पास्ट में भी, जहाँ पे रिलीजियस वॉर्स कह लीजिए या आपस में थोड़ा सा कोल्ड वॉर वाला सिचुएशन, कई बार फिजिकली भी लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। तो जब आप एक ऐसे टूरिस्ट स्पॉट को या फिर ऐसे एक स्पिरिचुअल स्पॉट को देख रहे थे जहाँ पे आपके पास टूरिस्ट भी आ रहे हैं, जो रिलीजियसली भी एक बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल जगह है, जब आप ऐसी डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करते थे तो कैसे रहता था? क्या कम्युनिटी लीडर से बात करके मेंटेनेंस करने में रहता था,
या फिर आपकी कोई अपनी अलग कम्युनिटी पुलिसिंग थी जो आप फॉलो करते थे? देखिए हम सब चीज़ें करते हैं, ये एक दो नहीं है, बहुत कुछ है। मैंने जो है हरिद्वार में अर्ध कुंभ भी मैनेज किया है, पूर्ण कुंभ भी मैनेज किया है, कांवड़ मेले भी मैनेज किए हैं बहुत सारे, और 2004 के अर्ध कुंभ में जो है आपसी टेंशन्स भी हो गई थी। अर्ध कुंभ के ख़त्म होने के बाद नए पुलिसकर्मी थे, उनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई थी, उनके साथ जो पब्लिक से उनका वो हो गया था टेंशन, तो उसको लेके कर्फ्यू लगा, 4 दिन कर्फ्यू रहा। तो ये सब चलता है, ये सब पार्ट ऑफ द जॉब है। पर जैसा, और कई बारी जैसा आपने कहा, इलाहाबाद में तो मैं 10 दिन 10 रात सोया ही नहीं था। लगातार 240 आवर्स आई डिड नॉट स्लीप, क्योंकि मन में एक जुनून था कि भाई शहर में दंगे नहीं होने देने। तो ऐसे ही हरिद्वार में भी जो कांवड़ मेला है उसकी इक्वेशन अलग है, कुंभ मेला है उसकी इक्वेशन अलग है। कांवड़ मेले में थोड़ा बहुत कम्युनल टेंशन का माहौल रहता है, पॉसिबिलिटी रहती है, बिकॉज वो लंबा रूट जाना है, कोई 100 किलोमीटर चल के जा रहा है, कोई 200 किलोमीटर चल के जा रहा है, रास्ते में हर तरह की मिक्स्ड आबादी भी मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो वहाँ हम ये सब तैयारियां करते हैं। कुंभ में चैलेंज दूसरा है। कुंभ में चैलेंज क्या है कि एक साथ एक जगह पे करोड़ों की भीड़ है, तो स्टैम्पीड ना हो जाए, ट्रैफिक प्रॉपरली मैनेज हो, कोई टेररिस्ट इंसिडेंट ना हो जाए। कांवड़ मेला में ये सब तो है ही है, इसके साथ क्योंकि वो जो नॉर्मली कांवड़ मेला में यूथ आता है, कभी कभी अग्रेसिव भी हो जाता है, तो हम उनको काउंसलिंग भी करते हैं मीडिया से, सोशल मीडिया से, कि भाई आपको आस्था बनाए रखनी है और आपको किसी भी हालत में जो है हुड़दंग नहीं होने देना है, ठीक है ना, आप अपनी शांतिपूर्वक करवाना है ये सब। तो हमारी बहुत लंबी प्लानिंग चलती है इसके लिए, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन चलता है, क्योंकि तो लंबा पूरे नॉर्थ इंडिया का मेला है। तो सभी से हम लोग डायलॉग करते हैं, म्यूचुअल पुलिस से कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे के स्टेट की, और पूरा का पूरा एफर्ट ये होता है कि मेला जो है पीसफुल निकल जाए, शांतिपूर्वक संपन्न हो। कभी आपको ऐसा लगा कि आप किसी को कुछ समझा रहे हैं जो उनके भले के लिए है, बट क्योंकि आप वर्दी में हैं, आपका एक वहाँ पे अगेन एक प्रेजेंस है, जो क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, अगर आप लोअर स्ट्रेटा में जाए इंडिया के, तो जब वो वर्दी में किसी को देखते हैं तो उनको लगता है यही सरकार है, उन्हें ये डिफ्रेंसिएशन नहीं पता IAS क्या IPS क्या है। जब वो यूनिफॉर्म में किसी को देखते हैं उनके लिए वो सरकार है। तो ऐसा कभी हुआ कि वो इतने इंटिमिडेट हो गए वहाँ पे कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं चीज़ों को? देखिए वो अलग अलग माहौल और अलग अलग मौके की बात है। जो आपने कहा कि कुछ लोगों के लिए वही सरकार होती है, वो सच है। अधिकांश लोगों के लिए देश में, यद्यपि अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है सोशल मीडिया आने के बाद, अदरवाइज अधिकांश लोगों के लिए देश में सरकार का मतलब ही थाना और तहसील होता था जी, हैं, कि या तो तहसील में सरकार है या थाने में सरकार है, और यही सरकार के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है ना। वहाँ की पॉपुलेशन के लिए सारी प्रॉब्लम या तो तहसील से सोल्व होंगी या थाने से सोल्व होंगी, ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि कभी कभी पब्लिक जो है ये सोच लेती है कि भाई वो इंटिमिडेशन वाली जो बात आपने कही, पर मैंने अपनी सर्विस में होने ही नहीं दिया। कारण बताता हूँ कि फ्रॉम डे वन मैंने ह्यूमैनिटेरियन पुलिसिंग पे फोकस किया, ठीक है। मैंने एक बुक भी लिखी, खाकी में इंसान, ह्यूमन इन खाकी। उसका पर्पज़ यही था कि पुलिस जो है इंसान है, पुलिस भी इंसान है, पुलिस में भी इंसान ही बैठा है, और आप ही की तरह के समाज से आ रहा है, कहीं और से नहीं आ रहा, ठीक है। तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी हेल्प के लिए बना है। वो यहाँ पर आए हैं, आप किसी मौके पे जा रहे हैं तो या तो क्राइम को सोल्व करेंगे, या ट्रैफिक मैनेज करेंगे, या लॉ एंड ऑर्डर को संभालेंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। तो वो आपकी मदद के लिए आया है, वो आपको डराने नहीं आया है, ठीक है। डरे कौन? डरे वो जो हुड़दंगी है, डरे वो जो दंगा करना चाहता है, डरे वो जो क्रिमिनल है, बड़ा क्रिमिनल है ना। पुलिस का डर अपराधियों में होना चाहिए, आम आदमी में थोड़े होना चाहिए। आम आदमी को तो एक फीलिंग ऑफ सेफ्टी आनी चाहिए कि पुलिस आ गई, अब मैं सेफ हूँ। तो इसलिए मैंने जहाँ रहा, मेरा यही इमेज रहा, और लोग इस मामले में मेरे जाने के बाद खुल के मेरे से बात करते रहे हमेशा थ्रू आउट लाइफ। और इंटिमिडेशन का फीलिंग उनको एज सच मेरे नॉलेज में नहीं उनको इंटिमिडेशन का फीलिंग आया हो। ये बात अलग है कि कई लॉ एंड ऑर्डर के मौक़ों पे आपको सफलता मिलती है, कभी पे नहीं मिल पाती। वो भी आपकी, देखिए, क्रेडेंशियल्स का सवाल है, आपकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। अगर लोगों को आप पे विश्वास है तो फिर आपकी बात मानते हैं। और बड़ी बड़ी सिचुएशन में मैंने देखा कि लोग मेरे एक बात से जो है मुतमईन होकर के वो पूरी शांति व्यवस्था उन्होंने बनाए रखी।
बट ये हो सकता है कि जैसे आप अगर वहाँ पे है उस सीन पे तो सब सही है, बट आपके जाने के बाद जो जूनियर्स है वहाँ पे, जो बाकी जो थाने में संभाल रहे हैं, जो SHO SIs है आपके सब है, क्या पता वो वहाँ पे उन चीज़ों को उस तरीके से मैनेज ना कर पाए। बिल्कुल होता है, कई बार होता है, इसलिए शांति व्यवस्था गड़बड़ाती भी है। जी। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हमें सफलता मिली हो। हम्म। मेरे को लाइफ में 2 बार का तो पक्का ही याद है कि जहाँ हमको पुलिस फायरिंग पे रिसोर्ट करना पड़ा। इसका मतलब कहीं न कहीं जो है विश्वास भंग हुआ। जी। ठीक है ना? तो ऐसा होता है, और भी बहुत सारे मौके आते हैं, ऐसा हो जाता है, और उसके विभिन्न कारण होते हैं। कभी कभी तो क्या है ना, जो भीड़ है उसमें ऐसे एलिमेंट हैं जो समझौता चाहते ही नहीं, जो शांति चाहते ही नहीं, तो फिर वो हम जो मर्जी कर लें, उनका पर्पज है शांति भंग करना। वो कहीं से मोटिवेटेड है, इंस्टिगेटेड है, ठीक है ना, वो शांति चाहते ही नहीं, तो फिर वो शांति भंग होके ही रहती है। पथराव होगा, कुछ और होगा, आगजनी होगी, फिर लाठीचार्ज होगा, तो ये हो जाता है। जी। सो सर, जैसे जब मैंने आपके बारे में पढ़ा तो मैंने ये काफ़ी सारे ऑपरेशंस आपने लीड किए, जैसे ऑपरेशन प्रहर, ऑपरेशन मुक्ति, ऑपरेशन स्माइल, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है इसमें जब आप इसमें बात करते हैं। अब इन ऑपरेशन की इंट्रिकेसीज या डिटेल्स में आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है। जो मैं क्रक्स ले पाया था कि जब आप इतने स्टेट लेवल पे कुछ करना चाह रहे हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं। यहाँ पे पॉलिटिशियंस भी आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ पावरफुल लोग आ जाते हैं जिनके पास इन्फ्लुएंस्ड है, और इन्फ्लुएंस्ड लोग जो जिनके पास पैसा है वो पॉलिटिशियन से कनेक्टेड है। जब आप एज अ स्टेट पुलिस हेड आप ये सारे ऑपरेशंस को देख रहे थे, मैनेज कर रहे थे, क्या आपको कभी इन चीज़ों का सामना करना पड़ा? देखिए, ये सारी चीज़ें मोस्टली हम लोग को फैक्टर इन करके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, जैसा अभी आपने कहा, तो गवर्नमेंट से हम लगातार टच में रहते हैं। गवर्नमेंट क्या चाहती है, उनकी क्या डायरेक्शंस हैं, कोई भी एक बड़ा ऑपरेशन होगा तो सर्टेनली उनके नॉलेज में रहता है, जो भी स्टेट के हेड होते हैं तो उनको पता रहता है। तो जो हमारे ये ऑपरेशन चलते हैं, कभी कभी हम लोग सिर्फ पुलिस के लेवल पे भी चलाते हैं। जी। तो जिनकी आपने याद दिलाई, बहुत ही बड़े और क्या बोलेंगे, हमारे दिल के बहुत क्लोज थे। ऐसे ऐसे ऑपरेशन मैंने चलाए हैं, खासकर ऑपरेशन मुक्ति पे मैंने बहुत किया। उसका पर्पस था भिक्षावृत्ति से मुक्ति। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भीख मांगते हैं सड़कों पे, और उनको जब हम उनकी डेप्थ में गए तो हमने देखा कि ये पेरेंट्स जो है ना, वही उनसे करा रहे हैं। आमतौर पे हम फिल्मों को देख के लगता है कि ये सब जो है कोई और करा रहा है, नहीं, 95% प्लस में पेरेंट्स ही करा रहे होते हैं। और उनको लगता है कि वो 15 से 20 हज़ार की एवरेज आती है उनकी मंथली, कि अच्छी खासी इनकम हो रही है। तो इसका मतलब अगर हम उनको भिक्षा देते हैं तो ऐसे बच्चों को हम भीख पे डिपेंडेंट बना रहे हैं ना, उनके पेरेंट्स को भी डिपेंडेंट बना रहे हैं। तो हम उनका भला नहीं कर रहे हैं, उनका बुरा कर रहे हैं। तो इसलिए इन बच्चों को भिक्षा की नहीं, शिक्षा की ज़रूरत है। जी। तो हमने स्लोगन दिया था, भिक्षा नहीं शिक्षा दो। अगर आप उनका भला चाहते हो तो उनको स्कूल में डलवाओ, उसको सपोर्ट करो। तो ये ऑपरेशन मुक्ति के थ्रू मैंने 3600 बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाया, भिक्षावृत्ति से निकाल कर। इस तरह के ऑपरेशन चलाते थे हम। ऑपरेशन मर्यादा है, ऑपरेशन मिशन हौसला चलाया था एक कोविड में। उसमें आपको याद है, सेकेंड फेज में लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिलती थी, सेकेंड फेज में लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता था, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिलते थे। तो हमने उसमें इतना बड़ा एक नेटवर्क बनाया, पुलिस के नंबर साझा करके कोऑर्डिनेशन किया कि वो हर किसी को अवेलेबल हो जाए। मान लिया एक जगह ऑक्सीजन सिलेंडर गया, वहाँ पे या तो बंदा सर्वाइव कर गया तो भी उसकी ज़रूरत नहीं रही, या सर्वाइव नहीं किया तो उसकी ज़रूरत नहीं रही ना, वो सिलेंडर पुलिस ने उठा के कहीं और पहुँचा दिया। एम्बुलेंस नहीं अवेलेबल है तो पुलिस की गाड़ी, कंट्रोल रूम की गाड़ी से ले गए। हॉस्पिटल में बात कर गुरा करके उसके लिए रास्ता निकाला कि नेक्स्ट बेड कब खाली हो रहा है। तो ऐसे हमने हज़ारों हज़ार लोगों की हेल्प की। उसको हमने मिशन हौसला का नाम दिया कि हम जो है ना, पुलिस को भी हौसला रहे, डॉक्टर्स को भी हौसला रहे, और पब्लिक को भी हौसला रहे। तो इस तरह के ऑपरेशन में चलाता था। जी। पर कभी ऐसे मेजर, जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा, ऐसे पॉलिटिकल या ऐसे जो पावरफुल लोग हैं उनका वो नहीं रहा इन्वॉल्वमेंट, कि उन्होंने कोशिश करी कि ये ना हो? क्योंकि कुछ ऐसी भी चीज़ें थी इन ऑपरेशंस में जो आपके लैंड माफिया या ऐसी चीज़ों को टारगेट कर रहे थे। देखिए, वो जो कभी कभी होता है इस तरह की चीज़ें, और कभी कभी मैंने ये भी नोट किया कि क्रेडिट गेम भी हो जाता है। ये मिशन हौसला में मैंने फील किया कि सारा क्रेडिट पुलिस ले जा रही है,
तो हमने कहा भी क्रेडिट का मतलब सवाल नहीं है, यहाँ पर्पज़ है लोगों को टाइमली हेल्प मिले, जी जिससे मेरे लोगों को सहायता की जरूरत है, उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, उन्हें इलाज चाहिए, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। अगर कहीं से भी अरेंज हो जा रही है तो वी शुड बी ऑल हैप्पी कि हम ये कर पाए। सारा क्रेडिट हम इसमें कोई ये नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग का, हेल्थ डिपार्टमेंट का क्रेडिट है कि पुलिस का क्रेडिट मिल रहा है और हेल्थ वो हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसकी हेल्प कर रहे हैं। जो आपने कहा कि ऑपरेशन प्रहार की बात शायद आप कर रहे हैं जी तो कभी कभी होता है, हम लोग माफिया पे कार्रवाई करते हैं, माफिया के कहीं कहीं लिंक्स होते हैं, कभी कभी वो ट्राई करता है, होता है ये सब छोटा मोटा क्लैश होता है, पर उस रूप में नहीं होता जैसे फिल्में दिखाती हैं। जैसे फिल्में दिखाती है ना, उस रूप में नहीं होता, बहुत कम। वो ना लार्जर देन लाइफ बना देती है। तो जो पुराने टाइम में फिल्म को उनको बना देते थे पुलिस को जोकर टाइप, कि वो सब कुछ लास्ट में आते हैं, जब हीरो सब कुछ कर कुरा लेता तब पुलिस आती है। और नए उसमें बना दिया पुलिस को सिंघम टाइप। तो न तो पुलिस का वो सच है और न सिंघम सच है, सच तो कहीं बीच में है। आज तक आपको कोई मूवी ऐसे पसंद आई जो पुलिस को एक्चुअल में सही तरीके से पोर्ट्रे कर रही हो? हाँ, दिखाने लग गए आजकल जो सीरीज वगैरह आ रही है। आर्टिकल 15 मुझे अच्छी लगी थी। तो वो जो प्रॉपर उस पे जगह पे दिखा रहे हैं आजकल, थोड़ा बेटर हुआ है, रियलिस्टिक, मोर रियलिस्टिक। पहले कभी अर्थ सत्य पसंद आई थी, दो इट वाज आल्सो एन एक्सट्रीम। अगर आपने देखी ओमपुरी की है, बहुत बढ़िया मूवी, बट 80s में थी। बट वो भी थोड़ा एक्सट्रीम था कि पुलिस ऑफिसर है, वो अपने उसका 24 घंटे का काम रहता है, वो अपनी पर्सनल परेशानियों से ही परेशान रहता है। तो फ्रस्ट्रेशन में कभी कभी इंटेरोगेशन में फ्रस्ट्रेशन झलक जाती है उसकी, हैं, तो ओवर चला जाता है। क्रिमिनल बेचारे विक्टिम को, क्रिमिनल को एक्स्ट्रा मारपीट कर देता है। तो एनीवे वो भी फिर भी रियलिटी के क्लोज थी। सिंघम इज नॉट, ये मेरे को लगता है थोड़ा वो लार्जर देन लाइफ बना देते हैं। जी जी। एंड इवन अभी एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे हल्द्वानी में एक केस हुआ था, जहाँ हाई कोर्ट ने ऑर्डर निकाला था, जो मॉस्क था वो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर था और उसको डिमोलिश करने का ऑर्डर था। तो वहाँ पे हल्द्वानी पुलिस को बोला गया था कि इसे आप देख लीजिए, आगे टेक डाउन कर लीजिए। तो उसके बाद भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस क्लैश हो गया था, इतना हो गया कि शूट एंड साइट के ऑर्डर्स आ गए थे। तो हमने इसके बारे में थोड़ी सी पहले बात करी, बट ये एग्जांपल लेके मैं थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से इसको पुट करना चाहूँगा कि जब ये इंसिडेंट हो रहे होते हैं, जब आपको पता है कि कुछ इतना इंटेंस होने वाला होता है, क्या पुलिस की इंटेलिजेंस अपनी को इन्वॉल्व रहती है जो इस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए ज़िम्मेदार होती है, और क्या जो डायलॉग्स है वो इन कम्युनिटी के लीडर्स के साथ किए जाते हैं ताकि कोई चीज़ ख़राब ना हो? देखिए, ये सब तैयारियां बहुत ज़बरदस्त होती हैं जी थोड़ी बहुत नहीं होती हैं। इंटेलिजेंस की लगातार रिपोर्टिंग चलती रहती है, वो लगातार अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भेजती भी है। जब एकदम से इमिनेंट होता है तो टेलीफोनिकली भी शेयर होता है, मीटिंग्स भी होती हैं। इसी तरह से वेरियस कम्युनिटी, जितने बड़े फेस्टिवल आते हैं, ईद हो, होली हो, ठीक है, उन्हें पता है क्लैशेस संभव हैं, तो उसमें सारे रिलीजियस लीडर से बात होती है, पीस कमेटी की मीटिंग्स की जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह के इंसिडेंट में कभी कभी क्या होता है कि आपकी कैलकुलेशन गलत चली जाती है, आपके असेसमेंट्स गलत हो जाते हैं, आपकी इंटेलिजेंस जो आप मिल रही होती है, कोई एंगल मिस हो जाता है। जैसे मैंने कहा ना, कभी कभी कुछ लोग आमादा होते हैं, ठीक है, फिर आप जो मर्जी कर लीजिए, फिर उनको वो मतलब आपके समझाए से नहीं समझेंगे, फिर वो दंगा होके रहता है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं से इंस्टिगेटेड है तो उनको करना है। तो मैंने कहा मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इक्वेशन इतनी सिंपल नहीं है जी। मतलब जिसमें पुलिस का रोल, इंटेलिजेंस का रोल, पब्लिक का रोल, मीडिया का रोल, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, वेरियस रिलीजियस लीडर्स, उन सब का रोल, ये सारे रोल जो आपने सोचा हुआ होता है, इनसे बाहर का भी कोई एलिमेंट आ जाता है, या इनमें से कोई ऐसा एलिमेंट आ जाता है जो शुरू में नहीं असेस कर पाए, और सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो जाती है। और ऐसा भी होता है कि पुलिस के, क्योंकि जो लोकल पुलिस होती है, जो वहीं से रिक्रूट होती है, वहीं पे फिर वो पुलिस में जाते हैं, ऐसे लोग कोई भी कहीं ना कहीं अपने सेंटिमेंट्स होते होंगे। सेंटिमेंट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं नॉर्मली, पर पुलिस सेम डिस्ट्रिक्ट में नहीं पोस्ट करते हम कभी भी। एटलीस्ट वन डिस्ट्रिक्ट आउट तो जाते ही जाते हैं वो। मतलब पुलिस, जबकि पटवारी वगैरह सेम डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट हो जाते हैं, पुलिस का जॉब सेंसिटिव है तो कोई भी आदमी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगता है। बट इसके बावजूद जो उनकी सेंटिमेंट्स हैं,
देखिए वो आईपीएस लेवल पे अलग बात है, परंतु हर पुलिस वाले की पर्सनल सेंटिमेंट नहीं इन्वॉल्व हुए, ऐसा इंश्योर करना बड़ा एक टफ टास्क है। अदरवाइज जैसे मैंने कहा है, जो ट्रेनिंग हम उनको यही ट्रेनिंग देते हैं कि आपको पर्सनल फीलिंग्स नहीं आने देना। आप खाकी पहन लिया तो अब आप वर्दीधारी हो गए, अब आप कानून के रखवाले हो, जो करना है कानून के हिसाब से करना है। जी जी। मैं थोड़ा साइबर सिक्योरिटी की तरफ मूव करना चाहूँगा सर। यहाँ पे आपने इसके बारे में एक बुक भी लिखी है, और जब हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो एक जो मेजर चीज़ जिसे आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो एआई है उसका जो रोल है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया है। जो आपके स्कैमर्स आए हुए हैं उन्होंने उन एआई की बहुत सारे अच्छे आउटपुट्स भी है, बहुत सारी चीज़ें बन रही है, स्टार्टअप्स बन रहे हैं, बट इसके अलावा जो एआई के ख़राब चीज़ें हैं आप उनको कैसे देखते हैं? देखिए, साइबर एनकाउंटर्स जो मेरी किताब है, जी। पेंगुइन ने छापी है, और आज की तारीख में कोई अछूता नहीं है। इसकी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा है, रोज़ वो स्कैमस्टर्स लोगों को मैसेज भेजते रहते हैं। आज ही हमारे दोस्त को एक मैसेज भेजा कि आपका जो है ये फ़ोन बंद होने वाला है। ठीक है। तो इस तरह के जो है ये साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एआई जो नई टेक्नोलॉजी आई है, इसने साइबर क्राइम का दायरा और एक अलग ही रेंज में ले गई है। मतलब एक नई टेक्नोलॉजी आई, हमारी हेल्प कर रही है, किंतु साथ ही साथ वो क्राइम के एंगल से देखें तो उसने साइबर क्राइम को भी नए आयाम खोल दिए, नई डायमेंशंस खोल दी। इतनी सारी नई क्यों, हमारे को बड़ा मुश्किल हो जा रहा है सोसाइटी को। देखिए जो डीप फेक आया है एआई के थ्रू आया है। जी। पहले वॉइस जो थी आपकी या वीडियो था, आप यू कुड टेल इजीली कि ये जो है फेक वॉइस है ना, कि भाई फर्जी है, मेरी आवाज़ नहीं है या उसकी आवाज़। इसी तरह से वीडियो भी कि ये तो भाई टेम्पर्ड वीडियो है। आज की तारीख में एआई के थ्रू ये ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि रियलिस्टिक हो गया, पता लगाना ही मुश्किल है कि फेक है कि रियल है। यहाँ तक कि जो वॉइस क्लोनिंग के क्राइम हो रहे हैं वो ऐसे ही हो रहे हैं कि बेटा बोलेगा अपनी बेटी की आवाज़ में आएगा आपको कि पापा मेरे गले में चाकू रखा है, इनको 5 लाख ट्रांसफ़र कर दो नहीं तो मेरा गला काट देंगे। एंड ही विल बिलीव, क्योंकि आवाज़ इतनी रियल है, आवाज़ इतनी रियल है। तो ये नई डायमेंशंस आ गई हैं। अब तो लेटेस्ट आ गया डिजिटल अरेस्ट। हाँ, मैं उसी पे आने वाला था। हाँ, तो उसकी बात कर लेंगे। बट एआई की जो संभावनाएं जो साइबर क्राइम में इन्होंने एक चैलेंज बढ़ा दिया है हमारे लिए, उसके प्रति लोगों को बहुत ज़्यादा अलर्ट होना है, और पुलिस को भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करके उनसे पार पाना है। क्या अभी पुलिस इक्विप्ड है, वेल इक्विप्ड है साइबर क्राइम को काउंटर करने के लिए? मैं कहूँगा, देखिए हमारी इक्विपमेंट वेल इक्विप्ड होने की तैयारी तो हम करते रहते हैं, पर पूरी तरह से वेल इक्विप्ड वो स्टेटस नहीं है, क्योंकि उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो हमारी कैपेसिटी के बाहर है सारे के सारे साइबर क्राइम को हैंडल करना। इसलिए आप देखेंगे जितनी साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स हैं वो सारी एफआईआर में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि उसको इन्वेस्टिगेट करने का वो ही नहीं, कैपेसिटी नहीं है। और ट्रेसेबल नहीं है सबसे बड़ी बात। अगर कोई हो रहा है फ्रॉड तो ट्रेसेबल तो हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि हम डेडिकेटेडली उसके पीछे लगें। पर मैं कह रहा हूँ जितना क्राइम हो रहा है उसके डेडिकेटेड रूप से उसके पीछे लगने के लिए उतनी ट्रेंड मैन पावर नहीं है मेरे पास। तो वो एक गैप है। इसी तरह से जो नए क्राइम आते जा रहे हैं, जैसे अभी एआई के थ्रू नया क्राइम आया, तो वो हमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी करना है पुलिस का। पुलिस वाले तो मोस्टली कुछ स्टेट को, 1-2 स्टेट को छोड़ के वही पुलिस वाले नॉर्मल पुलिस वाले हैं, जो सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, डीवाईएसपीज हैं, उनको ही हम ट्रेन कर रहे हैं। वो बन जाते हैं एक्सपर्ट धीरे धीरे, पर जब तक वो पुराने को सीखते हैं तब तक एक नया क्राइम का मॉडस ऑपरेंडी ले आते हैं ये लोग, साइबर क्रिमिनल्स। तो वो एक चैलेंज बना रहता है। इसमें आपको लगता है कि अगर यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स जो इस चीज़ को रोज़ पढ़ रहे हैं, जिन्हें एआई इंजीनियर्स बोलते हैं, जो पढ़ते रहते हैं, अगर उनको पुलिस डिपार्टमेंट्स के साथ मर्ज कर दिया जाए, ये एक बहुत अच्छा कदम होगा कि पुलिस को इन प्राइवेट प्लेयर्स की हेल्प लेने का एक बड़े लेवल पर उसकी वो मिल जाए, मतलब फाइनेंशियल सैंक्शन आ जाए। मोस्टली गवर्नमेंट अभी नहीं कर रही है, मतलब जिससे कि हम टेक्नोलॉजिकली अप हो जाएंगे एकदम से। जी। और नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। जी बिल्कुल। एंड इवन जो आपने डिजिटल अरेस्ट की बात करी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, आप बोलिए। डिजिटल अरेस्ट की आपने बात करी, तो इसका तो इतना ज़्यादा हाईलाइटेड था कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपने मन की बात के शो में इसके बारे में बात करी थी कि डिजिटल अरेस्ट से बचिए, ये सब फ्रॉड है। तो इसके अराउंड ही मैं आपसे पूछना चाहता था कि जब ये चीज़ें इतनी इंटेंस है कि बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग इसके
जंगल में आ चुके हैं कि स्काइप कॉल कर दी। एक बार मैं पढ़ रहा था कहीं DY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस है, उनका किसी ने AI वीडियो बना के स्काइप कॉल कर दी और कुछ millions of dollars का ट्रांजैक्शन किसी बिजनेसमैन ने कर दिया। कल भी मैं न्यूज़ देख रहा था 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन किसी ने कर दिया। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये कहीं ना कहीं हमारा डर है ना। साइबर क्राइम बेसिकली क्यों होता है? या तो डर से होता है, या लालच से होता है, या क्यूरियोसिटी से होता है। जी। ये 3 फैक्टर है हमारे जिसका साइबर क्रिमिनल फ़ायदा उठाता है। तीनों साइकोलॉजिकल फैक्टर है, एक फाइनेंशियल है कि या तो हमें डर बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से हम पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, या लालच है, ग्रीड है कि मेरा जाने मुझे डबल पैसा मिलने वाला है, क्या होने वाला है, और या क्यूरियोसिटी है, हम जानना चाहते हैं इस वीडियो में है क्या, ये मेरे को फेसबुक रिक्वेस्ट आया, इसमें है क्या, तो हमारी क्यूरियोसिटी भी है, फिशिंग। तो हम इन 3 के लालच में फंस जाते हैं। तो ये जो आया है लेटेस्ट मोडस ऑपरेंडी ऑफ साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट, ये डर पे काम कर रहा है। तो आपको डरा रहे हैं कि आपके नाम से कोई पार्सल आया, उसमें ड्रग्स है, या आपका कोई वीडियो है आपने बनाया है जिसमें अश्लील वो है ना। तो ऐसे में आपको डरा रहा है कि ये जो है आप यू आर अरेस्टेड और आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। और वो पुलिस ऑफिसर बनेगा, कभी ED ऑफिसर बनेगा, कभी CBI बनेगा, अभी आपने कहा वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के रोल में आ गए। तो भाई ये जो है ना, ये जनता को समझना चाहिए, ये सारा साइबर क्राइम है। अगर पुलिस वाले को आपसे तो आपको 1 to 1 आने दो ना, आमने सामने होने दो। आप कहिए ठीक है जी, आपने मैं तो नहीं होता अरेस्ट, आप चले जाइए। वो कहेगा कमरा, आप बाहर नहीं जा सकते, आप चले जाइए, क्या कर लेगा वो? आप क्यों डर रहे हैं? अगर आपने जब कोई पार्सल मंगाया ही नहीं है, तो फिर उसमें ड्रग्स कहाँ से हो गई कि आपके नाम से पार्सल आया? आप बोले नहीं, मैं आई एम नॉट लिंक्ड विद इट। तो वो डर से बाहर आना पड़ेगा, अलर्टनेस होनी पड़ेगी आपको, उनके मोडस ऑपरेंडी समझ लेंगे तो अपने आप उनको धत्ता बता देंगे। और ये सीनियर सिटीजन्स, और मुझे लगता है जो लोग थोड़े लोनली हैं उनको टारगेट भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी प्रोन होते हैं एंजाइटी के और सबके, डर जल्दी जाते हैं। उनको हनी ट्रैप में भी फंसाया है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके फंसाया है। तो वैसे ये सोचना कि सिर्फ सीनियर सिटीजन्स साइबर क्राइम के शिकार होते हैं, सही नहीं है। मोस्ट टेक सेवी पीपल आई हैव सीन वो साइबर फ्रॉड में फंस जाते हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती में कभी कभी क्या होता है, अननोन कॉल आई, हमने उठा ली, वो कॉल थी लकीली उठा ली, कोई बात नहीं। अगर वो अननोन वीडियो है तो उसमें तो जाने क्या क्या पूरा आपके साथ सेक्सटॉर्शन कर डालेंगे। एक अननोन वीडियो कॉल आएगी, आपने उठाया तो दूसरी तरफ से कोई न्यूड पिक्चर होगी, न्यूड वीडियो होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा अलर्ट होना है। और कहीं आजकल इतनी लाइफ में मल्टीटास्किंग हो गई है, इतनी पैरेलल प्रोसेसिंग हो गई है कि आप कभी कभी याद नहीं रहता कि यार ये तो अननोन वीडियो कॉल नहीं उठानी है, मुझे अननोन लिंक नहीं खोलना है। लिंक भेजते रहते, एक अननोन लिंक खोला, आपका पूरा मोबाइल हैक क्लोन हो जाएगा, सारे आपके फोटो वीडियो सब दूसरे के हाथ में चले गए, पूरी चैट। सोचिए आप। इसमें मैं IT एक्ट के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। इवन दो इंडिया के IT एक्ट के अपने काफ़ी सारे क्रिटिसिजम्स भी है जो लोग करते रहते हैं, बट जो मेरे ध्यान में आया, जो मैं समझ पाया इसे पढ़ के, कि गवर्नमेंट को हमेशा एक्सेप्शन दी गई है कि वो डेटा को अपने हिसाब से मॉड्यूलेट कर सकती है, कि उनके ऊपर वो नहीं है। अगर सिक्योरिटी रीजंस के लिए उनको किसी का डेटा लेना पड़े या चेक करना पड़े तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो इसे आप कैसा देखते हैं इन कंपैरिजन टू आजकल प्राइवेसी कितनी ज़्यादा दाव पे लगी हुई है लोगों की? ये को डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आ चुका है 2023 का, किंतु मैं तो ये कहूँगा कि IT एक्ट बहुत कमज़ोर है। जनता रिवर्स बोल रही है ना आपको, मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत वीक है। 3 साल की सज़ा उसमें, एक सेक्शन को छोड़ के जो टेररिज्म से जुड़ा उससे छोड़ के 3 साल की सज़ा में तो अरेस्ट भी नहीं होता आजकल। तभी उनकी इतनी हिम्मत हो रही है, उन्होंने DGP की फेक ID बना दी, अभी आपने बोला चीफ जस्टिस की फेक वो बना दी। तो इतनी हिम्मत क्यों हो रही है? क्योंकि साइबर IT एक्ट हमारा बहुत कमज़ोर है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, उसको उसमें स्ट्रॉन्ग टीथ लाने की ज़रूरत है। ये IT विभाग ने बनाया, उसको तो मतलब और स्ट्रॉन्ग पुलिस के उसके द्वारा बनाया जाना चाहिए। ठीक है, ये मेरा पहला उसमें वो है। और दूसरा ये है कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बन गया, कोई भी पार्टी जो है किसी डेटा की प्राइवेसी को भंग नहीं कर सकती। इसके बावजूद प्रॉब्लम क्या है कि डार्क नेट पे डेटा बिक रहा है, हमारा आपका सबका बिक रहा है। तभी तो इतने सारे मोबाइल नंबर पता कॉल आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? उनके पास डाटा है। तो जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी की बात है,
जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, हम्म, ठीक, वो तो आप भी जानते हैं कि जो हम साइबर क्राइम को छोड़ दें, साइबर वर्ल्ड को छोड़ दें, डिजिटल वर्ल्ड को छोड़ दें, हम्म, लाइफ तो डिजिटल अभी हुआ ना पिछले 10-15 सालों में, उससे पहले तो नॉर्मल लाइफ था। हम्म, नॉर्मल लाइफ में भी तो कानून को अधिकार है ना आपकी प्राइवेसी में एंटर करने का। बट किस स्टेज पे है? देश की सुरक्षा की बात हो, हाँ, शहर की सुरक्षा की बात हो, क्रिमिनल से बचने की बात हो, बचाने की बात हो। अगर आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी हो तो आपकी सर्च सीजर का अधिकार था ना, तो आपके घर में सर्च भी तो करते थे, तो वो भी तो प्राइवेसी में जा रहे हैं। तो अगर कोई डिजिटली मेरे देश को चौपट करने में लगा हुआ है या मेरे को बैंकरप्ट करने में, मेरे को लूटने खसोटने में, फ्रॉड करने में लगा है, तो उसके उन लोगों के ऊपर भी तो एक डिजिटल नज़र होनी चाहिए ना। तो वो राइट्स तो जाएंगे सिक्योरिटी एजेंसीज को। अदरवाइज डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हर किसी पे लागू है, हर डिपार्टमेंट पे भी लागू है। तो मतलब आपके अगर कोई ऑफिसर भी है, कोई पॉलिटिशियन भी है, उनके फ़ोन टैप्स या उनका वो डेटा अगर चाहिए हो, अगर सिक्योरिटी रीजंस के लिए, तो वो टैप हो सकता है। आसानी से नहीं होता, उसके बहुत सारे वो हैं, बहुत टफ प्रोविजंस हैं, इट इज़ नॉट सो ईजी। सर आपकी मैंने बुक के बारे में भी देखा, खाकी जो आपने लिखी थी, जो बेसिकली दिखा रही है द ह्यूमन बिहाइंड खाकी, या फिर आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे थे। मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रीग था ये पूछने के लिए कि जब आप ऐसे हार्ड कोर क्रिमिनल, जिन्हें चार्ज शीटर्स बोला जाता है, जो हीनियस क्राइम्स करते हैं, आपको तो खुद इनके साथ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा, आपने इनके साथ बात करी होगी, इनको कुछों को सलाह भी दी होगी, क्या रहती है इनकी साइकोलॉजी, कैसे ये सोचते हैं जो इतने हीनियस क्राइम्स की तरफ चले जाते हैं ये लोग। देखो अलग अलग होती है, जी। हर किसी का सेम कारण नहीं होता, हम्म, ठीक है। कई क्राइम तो हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाते हैं, हम्म, ठीक है ना, हीट ऑफ द मोमेंट, वो प्लान्ड नहीं है। किसी को गुस्साया, जो मोस्टली रिलेशंस वाले होते हैं, मर्डर्स वाले होते हैं ना, वो मोस्टली हीट ऑफ द मोमेंट में ज़्यादा हो जाते हैं कि इसने ऐसा कैसे कर दिया। हस्बैंड वाइफ के होते हैं, फैमिली में होते हैं, आपने देखा होगा। तो कई क्राइम प्लान्ड होते हैं, उसमें क्या है कि उनको किसी एक चीज़ का बस वो आ जाता है दिमाग में कि ये इसने जो क्या गलत किया, इसकी मुझे बदला लेना है, तो रिवेंज की फीलिंग आती है, फिर वो प्लान्ड होते हैं, प्लान करके किया जाता है वो क्राइम, ठीक है ना। पैसे के लिए करेंगे हम, या तो बदला लेने के लिए करेंगे। जो कहते हैं ना मर्डर्स के पीछे पुराने ज़माने में कहते हैं जर जोरू ज़मीन, ये 3 चीज़ें होते थे, है ना। या तो सेक्सुअल रिलेशंस पे लेकर के क्राइम होता था, या ज़मीन के लिए होता है, या पैसे के लिए। इन सब की चीज़ों को लेकर के ये सब इश्यूज आते हैं, ठीक है। परंतु कई बार मैंने देखा है कि जो ये गैंगस्टर होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल, तो उनके पीछे की साइकोलॉजी ये होती है कि मैं इसके थ्रू नाम कमा रहा हूँ। उसको लगता है कि जाने में कितना बड़ा जो है मेरा नाम हो जाएगा, कि उसके नाम से ये हो रहा है वो हो रहा है। तो वो क्राइम की दुनिया का बादशाह बनने के, अपने फिल्मों ने भी इसको मोटिवेट किया। बड़ा भाई, ये भाई आ गया, फिर और बड़ा भाई आ गया है। तो ये जो है ये एक बहुत गलत टेंडेंसी है, साइकोलॉजिकल है ये भी, क्योंकि उसे स्टार बनना है, किंतु क्राइम का स्टार बनना है, क्राइम का स्टार बनना है। और एक तो मुझे लाइफ में एक बहुत ही स्ट्रेंज केस मिला था, ठीक है, एक ही बार मिला। वो था कि पंजाब का टेररिज्म यूपी की तराई तक फैला हुआ था, ठीक है। वो मैंने उसको कंट्रोल करने में भूमिका निभाई थी। तो उसमें एक 17 साल का बच्चा मुझे मिला, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा, यार तुम कैसे इसमें आ गए, तुम कैसे आतंकवादी बन गए, तुम्हें मतलब, तो क्या तुम्हारा मोटिवेशन था, अभी तुम तो अभी बच्चे ही हो। बोला सर मुझे किक मिलती थी, मुझे मज़ा आता था AK-47 देख के। मैंने कहा इतने सारे लोग मर रहे हैं, उनको देख के मन में दया नहीं आई। कह रहे सर वो फीलिंग ज़्यादा बड़ी थी, किक वाली। तब आप सोचिए 17 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा, उसे कुछ नहीं पता क्या आइडियोलॉजी है, किस लिए वो ये हो रहा है, कुछ नहीं, बस उनके ग्रुप में चला जाता था बिकॉज उसे किक मिलती थी, और उसको वो हीरो लगते थे। जो गैंग लीडर थे आतंकवाद के, वो हीरो लगते थे। तो ऐसा भी होता है, बेचारे की उसकी तो लाइफ गई ना।
तो उसकी कोई आइडियोलॉजी भी नहीं है, फिर भी लोग मर रहे हैं, उसको निर्दोष लोग मर रहे हैं, दोनों साइड पे मरते हैं। आतंकवाद किसी को देता थोड़ी है, वो तो आपकी भागने वाली जिंदगी होगी। हाँ नहीं, जो आतंकवादी है, जो पीड़ित लोग हैं, जो उनके शिकार हैं, और जो पुलिस है, सिक्योरिटी एजेंसी है, सभी के लिए आतंकवाद सिर्फ त्रासदी देता है, उनके लिए भी और उनकी फैमिलीज के लिए भी, किसी को कुछ नहीं देता वो। तो इतने इंटेंस लोगों से जब आप मिलते हैं और आपका ऐसा करियर है सर कि आपको इनसे लगभग ऑलमोस्ट हर दिन एक हिसाब से कह सकते हैं मिलना होगा, या महीने में कुछ बार, वो अब आप ही जानते हैं। तो जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, इनका सुनते हैं कि ये क्या क्या कर रहे हैं और उनकी क्या आइडियोलॉजीज है, आपको मेंटली डिस्टर्ब नहीं करता वो? कभी कभी होता है, कभी कभी होता है। और जब हम फील्ड में और रहते हैं ना एसपी रैंक तक, तब ये मतलब इंट्रैक्शन ऑब्लिक एनकाउंटर जिसे जो भी बोलेंगे, तब ज़्यादा रहते हैं कि म्यूचुअली हम लोग क्रिमिनल से जो हमारा आमना सामना है, इंटेरोगेशन है, तब ज़्यादा होती है। जब जितना सीनियर होते जाएंगे तो फिर हम लोग फील्ड में जाके कम से कम डायरेक्ट इंटेरोगेशन तो नहीं करते हैं। एसपी एसएसपी रैंक तक बहुत ज़्यादा होता है। तो कभी कभी डिस्टर्बेंस होती है, कभी कभी यहाँ तक भी होता है कि पता चलता है कि वो हमारे परिवार को भी टारगेट कर सकते हैं। वो ऐसा भी कभी कभी कोई कोई लोग सोच लेता है। आपको कभी ऐसा ये थॉट डिस्टर्ब ऐसा हुआ, एक दो बार हुआ ऐसा। मेरी किताब खाकी में इंसान में एक कहानी है, डर के साए में जिंदगी, ह्यूमन इन खाकी में बिहेवियर साइकोसिस। तो उसमें एक व्यापारी के साथ एक्सटॉर्शन कॉल आ रही है, उस क्रिमिनल के अगेंस्ट हमने एफआईआर लिखवा दी थी। तो फिर वो उसको टेरराइज करता है फ़ोन कॉल पे। उसने मुझे ऑडियो सुनाया, तो वो सुन के किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कहता है, अभी गालियाँ देता पहले तो 10 कि भाई तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई ये सब बाकी एमसीबीसी करते हुए, हैं? और मैं जो है मेरे खिलाफ तो हम मर्डर कराते हैं लोग, तब एफआईआर नहीं कराते। हमने तुमसे 5 लाख रुपए मांगे थे, तुमने उन दिनों 5 मांगे, आज 50 के बराबर है, तूने एफआईआर करा दी। हैं? बोले अब देखते हैं, मुझे तुमसे न 50 लाख चाहिए न 100 लाख चाहिए, अब देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है, तुम्हारा एसपी कैसे बचाता है। हमें पता है उसकी वाइफ रुड़की जाती है, जीन्स पहनती है, अब सोचो। और वो बेचारा डर के साए में रहा जब तक वो ये इन क्रिमिनल्स का खात्मा नहीं हो गया। मैंने उसको गनर भी दे रखा, तो बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया, दुकान खोलना बंद कर दिया उसने, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप थी उसकी। वो होता है हमारे साथ, कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। पर फिर आप वो डर से बाहर कैसे निकलते हैं? लाइफ एक फ्री उससे कैसे जीते हैं? नहीं, हमें तो नहीं डर लगता, बट उस बंदे के लिए मेरे को बहुत फील हो रहा था। क्योंकि भाई मैं तो ठीक है सक्षम हूँ, सरकार ने इतने सारा मेरे को दे रखा है तामझाम, मैंने नहीं डरा कभी इस मामले में। किंतु वो बेचारे को मैं एक गनर दे दूंगा, एक गनर कितना बचा लेगा भाई? वो 24 घंटे थोड़ी जाग सकता है, और उसके बच्चों के साथ अलग से जाओ, स्कूल में अलग जाए, घर पे अलग, कितना प्रोटेक्शन कर लेगा एक आदमी? तो मुझे उसके लिए सच में लग रहा था कि इसकी लाइफ रिस्क पे है। कभी जब तक वो बाहर रहेंगे, मतलब अरेस्ट हो जाए या तो, या ख़त्म हो जाए तब, नहीं तो इसकी लाइफ रिस्क पे, कभी भी एक्चुअल में शूट कर जाएंगे। मेरे को 24 घंटे प्रोटेक्शन देना आसान नहीं है भाई। एक फुल प्रूफ प्रोटेक्शन के लिए तो जाने कितने आदमी चाहिए जी। एंड इस किताब में ही आपने एक चैप्टर में मेंशन किया था, इस चैप्टर का नाम था रिफ्यूज़ टू टो द लाइन, जिसमें आप स्टेटस को बहुत हाईलाइट करते हैं। आप बताते हैं कि कैसे ब्यूरोक्रेसी ने स्टेटस को एक वो रखा हुआ है कि ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे ही रहेगी, बाबू लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये चीज़ नहीं लेगी। पर आप इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ थे हमेशा से, और आपने हमेशा एक कम्युनिटी पुलिसिंग, ऑन ग्राउंड पुलिसिंग पे ध्यान दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस स्टेटस को के पीछे कारण क्या है? इतने फ्रीडम के होने के बाद भी, फ्रीडम को इतने साल हो गए, कॉलोनाइजेशन ख़त्म हो गया, तब भी ये स्टेटस को? देखिए, ये साल की बात ही नहीं है, ये आप 1000 साल ले लो, 5000 साल ले लो, तो स्टेटस को इज की इट्स ए गेम ऑफ पावर। जी, ठीक है, जिसके हाथ में पावर है, कौन पावर छोड़ना चाहता है? ये वो गेम है, ठीक है ना जी। चाहे वो पहले वो थे, राजशाही थी, मतलब राजा रजवाड़े थे, बाप बेटा एक हेरिडिटी से राज करते चले जाते थे। चाहे वो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल वोट की पावर है, ठीक है ना, और उसमें एग्जीक्यूटिव की अलग पावर है, ब्यूरोक्रेसी की अलग पावर है, जुडिशरी की अलग पावर है, ठीक है। या पावर्स हैं, राइट्स हैं, या कुछ करने के लिए शक्तियाँ, अधिकार हैं जिससे आप लोगों की हेल्प कर सको। वो तो देखने का नज़रिया है,
ठीक है ना, कि आप उस पावर को किस नज़रिए से देखते हो। आप उसको इस रूप में भी देख सकते हो, मुझे सेवा का अवसर है, ठीक है, किंतु जो इसको अथॉरिटी के रूप में लेता है, जो इसको पावर के रूप में लेता है, फिर वो मिसयूज करने की भी टेंडेंसी होती है पावर को। कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो वो है ना, जिसके हाथ में पावर है, वो नॉर्मली स्टेटस को बनाए रखने में इंटरेस्टेड रहेगा। जो इसका दुरुपयोग कर रहा है, वो अपने अधिकार और पावर क्यों दूसरे के हाथ में जाने देगा। तो वो इसको बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जो संभव वो करते हैं, वही सिस्टम गड़बड़ाता है। तो हम कह रहे हैं, अगर हम क्रांतिकारी आइडियाज वाले हैं, अगर हम समाज में बदलाव चाहते हैं, हम चाहते हैं कि समाज हमारा हर तबका विकसित हो, जो पुअर है, जो विक्टिम है, उसको भी सहायता मिले। सहायता सिस्टम में हमारे में किसको मिलती है? जो रिच है, जो इन्फ्लुएंशियल है। तो जो गरीब है, जो पीड़ित है, जो उसको सहायता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। तो जो स्टेटस कोइस्ट में ऐसे लोगों को कह रहा हूँ जो इस टाइम पावर की स्थिति में है और वो अपनी पावर को लेट गो नहीं करना चाहते, तो फिर ऐसे में वो जो पीड़ित है, जो गरीब है, वो बेचारा वहीं का वहीं रह जाता है। तो इसलिए अगर हम, जो ब्यूरोक्रेसी है, अगर वो अपने रियल सही काम करती है, तो उसकी ड्यूटी है कि उसको जस्टिस दिलाए। जो गरीब है, जो पीड़ित है, जो सताया हुआ है, उसको जस्टिस दिलाना हमारी जिम्मेदारी है, न कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, रिच लोग हैं, उनकी स्टेटस को बनाए रखना, है ना। जस्टिस तो यही कह रहा है ना कि जिसने अटैक किया है उसको जेल भेजो हर हालत में, जो पीड़ित है उसकी सहायता करो। और कई बार स्टेटस को ये नहीं होने देती। तो ये वो लाइन है कि जब मैं कह रहा हूँ कि हमें स्टेटस को नहीं रहना है, आई रिफ्यूज टू टो द लाइन। नॉर्मली पीपल टो द लाइन ऑफ स्टेटस को, बट मुझे लीक से हटकर काम करना पसंद है, मुझे लोगों की मदद करना पसंद है, इंसानियत पसंद है। इसलिए मैं कहता हूँ कि खाकी में इंसान बने रहना भी इतना मुश्किल तो नहीं, ये उसकी एक पोएम है, संभव है इसी में। जी, कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए किसी पर्टिकुलर इंसान, क्रिमिनल या किसी केस को पढ़ के, कि उसने अंदर आपके कुछ बदल दिया, कि उस दिन के बाद से फिर आपको लगा कि आज मैं यूनिफॉर्म में हूँ बट एक अलग इंसान, एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ हूँ? देखो, इमोशनल तो बहुत बार हुए। जैसे मैं इस बच्चे की कहानी बता रहा था, 17 साल वाले की, बहुत मुझे पीड़ा हो रही थी, बेचारा, बताओ। मुझे उसको जेल भेजते हुए भी कष्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा। उसके बाद तो नए कानून आ गए जिसमें 18 साल के कम वाले बच्चों को सज़ा कम है, न के बराबर, वो बड़ी जेल में नहीं जाते हैं। तो इमोशनल तो बहुत बार होते हैं, परंतु मेरा अपना नज़रिया कितना बदला किस चीज़ से, वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम तो शुरुआती दिन से इंसानियत की सेवा करने के नाम से आए और उसी जुनून के साथ काम करते रहे हैं। किसी ने आपको इन्फ्लुएंस किया कि आप उनको अपना आइडियल मानते थे और तभी आपने ये थॉट प्रोसेस हमेशा अपनी सर्विस में रखा? इन्फ्लुएंस तो बहुत लोगों से होते रहते हैं। मेरे जो फर्स्ट एसएसपीज थे, उनसे भी उनसे भी मतलब हमने कुछ सीखा। तो सीखना तो हमेशा ही लाइफ में जारी रहता है। सर्विस में आने से पहले? सर्विस में आने के बाद भी, अच्छा, बाद में सीखना जारी रहता है। सर्विस में आने से पहले तो है ही, बुक से भी हम सीखते हैं, कभी अपने कुलीग से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, माँ बाप से सीखते हैं। मेरी पहली तो सबसे बड़ी शिक्षक मेरी माँ ही है। उन्होंने मुझे इंसानियत की सीख दी कि जितना हो सके लोगों की हेल्प करो। तो मेरी बेसिक प्राइमरी नेचर वो है। तो आपकी एक हेरिडिटरी भी कुछ नेचर होती है। कई बार अपने स्वभाव के खिलाफ जाएंगे तो कभी आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। किसी का स्वभाव एग्रेसिव होता है, किसी का आउटगोइंग होता है, किसी का इंट्रोवर्ट होता है, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं बदल पाते आपके जो नेचुरल स्वभाव है। तो मेरा नेचुरल स्वभाव में ये है कि मैं आउटगोइंग हूँ और लोगों की हेल्प करने में विश्वास रखता हूँ, और मुझे उसी से किक मिलती है। ये सही किक है, ये सही किक है। ऑलमोस्ट सर, इस कॉन्वर्सेशन को कंक्लूड करते हुए लास्ट में जाते जाते बस ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। हमने खाकी के बारे में इतनी बार बात करी, इतनी बार उसका जिक्र आया अलग अलग तरीक़ों से, लॉ एंड ऑर्डर से, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से, बट खाकी ने आपको क्या सिखाया जो आप लगता है कि ऐसी क्या लर्निंग थी जो आप आपके साथ हमेशा रहेगी? खाकी ने मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस दिए। एक तो ये कि कितना एक्सट्रीम क्राइम संभव है सोसाइटी में, नॉर्मल आम आदमी नहीं देख पाता जी। हम लोग क्राइम के जाने क्या क्या रूप देख लेते हैं जो कभी अनथिंकेबल होता है, खासकर जब अपने ही रिश्तों में होता है ना।
एक मर्डर केस था, काफ़ी रिच आदमी था हरिद्वार का, और वो गाड़ी में डेड बॉडी मिली थी ऋषिकेश साइड में। ऋषिकेश देहरादून ज़िले में पड़ता है, तब मैं IG गढ़वाल था। तो उस केस को जब हमने वर्कआउट किया तो कहानी ये निकली कि मर्डर जिसने कराया था वो इस आदमी की कीप थी। ठीक है, ये रिच बंदा है, उसने उसको फ्लैट दे रखा था इस लेडी को, ठीक है, इसको यूज करता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इसने इसको मर्डर करा दिया। इसकी लड़की बड़ी हुई, इस लेडी की याद नहीं एज उस टाइम 15-16 के आसपास थी, एंड दिस मैन स्टार्टेड डिमांडिंग हर। उसने कहा इसको कि मुझे उससे कनेक्ट करो अब। तो उसको इतना पेन हुआ कि इस आदमी को इतनी भी शर्म नहीं है, हैं? तो मतलब आदमी ऐसे ऐसे रूप देखता है, तब उसने प्लान किया कि इसको मारना है। फिर किसी और की हेल्प लेके सी प्लान द मर्डर एंड कमिटेड इट। हमारी ओर से तो क्रिमिनल है, उसको जेल भेजना पड़ा, बट वो कष्ट भी होता है कि देखो बड़ा राक्षस तो वो आदमी है ना, जो क्या क्या सोच रहा है। तो इमोशंस के ऐसे ऐसे रूप हमें क्राइम के इतने घिनौने रूप देखने को मिलते हैं जो अनथिंकेबल होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है हमें ये भी देखने को मिलता है कि पावर गेम्स जो हैं वो इक्वेशन को कैसे चेंज करते हैं, जो मैं पुलिस सर्विस से ही देखने को मिला, अदरवाइज नहीं पता चलता सोसाइटी में। जो इंडिया में जो हमारी पावर स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पावर, जो 3 और 4 पिलर्स हैं, है ना, भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, और 4th प्रेस को बोलते हैं, मीडिया को बोलते हैं, इनकी म्यूचुअल इक्वेशंस क्या हैं, ये सारा जो पुलिस में आके आप देख सकते हो और कहीं नहीं देख पाओगे जी। तो ये सब भी देखने को मिलता है जी। एंड इवन आप इसमें इतनी सारी लॉ एंड ऑर्डर की भी हमने इतनी बात करी, और अभी भी इसमें आप बता रहे थे जो आपने इंसिडेंट बताया, इसमें मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है कि लोगों को ये पता चले कि क्या क्या चीज़ें हैं। और जो आप कर रहे हैं क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल एक ऑर्गेनाइज, जो आप उसके डायरेक्टर है, वो जो आप कर रहे हैं मुझे लगता है एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी पहल है इसके लिए। मैं इसका चेयरमैन हूँ इस फेस्टिवल का, और मेरी कोशिश यही है कि लोग बाग क्राइम लिटरेचर को समझें। क्राइम से संबंधित बहुत फिल्में आ रही हैं, बहुत कहानियाँ आ रही हैं, आजकल वेब सीरीज बहुत आ रही हैं। जैसे मैंने कहा पहले सारा आर्टिफिशियल था बहुत ज़्यादा, अब वो रियलिस्टिक हो गया है, सारा का सारा रियलिटी की तरफ जाता जा रहा है, बट उसमें गाली गलौच वो इतना ज़्यादा है कभी कभी मुझे लगता है। तो हम इसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करें, क्राइम क्यों होता है, कैसे उससे बच सकते हैं, क्राइम प्रिवेंशन कैसे पॉसिबल है, सोसाइटी को क्या करना चाहिए, है ना, क्राइम रोकने के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए, किसका क्या रोल है, फिल्मों को क्या करना चाहिए। तो एक खुले मन से चर्चा होगी इस पे। दूसरा एडिशन आ रहा है इस बार, देहरादून में कर रहे हैं, तो सर्टेनली इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी में, और क्राइम पे भी इम्पैक्ट होगा, ये तो हम तो ये मान के चल रहे हैं। जी सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव एंड माय वेरी बेस्ट विशेस। आई एम ऑनेस्टली वेरी एक्साइटेड। आई विश अगर मेरे पास टाइम होगा तो फॉर श्योर आई वुड लव टू कम। थैंक यू, आप जरूर आना, और आपको अच्छा लगेगा। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं देश भर से, पुलिस ऑफिसर्स आ रहे हैं, फिल्म डायरेक्टर्स आ रहे हैं, चर्चाएं होंगी बड़ी बड़ी, आपको अच्छा लगेगा। Thank you so much, sir, and thank you so much for your time for today, sir. Thank you. It was lovely interacting with you. Thank you so much.